हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। उसके बाद एक स्पाइक लगाता है ऊपर 16,000 के अबव। उसके बाद फिर वापस नीचे कहीं आके क्लोजिंग देता है। सेकेंड हाफ में एक बिकवाली आई थी। ठीक है। अब हम लोग अगर आ जाए हमारे, अच्छा एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिएगा, 15,913 से एक गैप क्रिएट हुआ है 16,195 पे। ठीक है, तो 15,913 से एक गैप क्रिएटेड है 16,195 पे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कल के ट्रेड पे अगर आते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक कल बहुत ही सिंपल ट्रेड मिलने वाला है। अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन ना होके यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फिर ये जिस भी तरफ काटेगा, अगर 832 काट दिया मॉर्निंग में तो फिर ये 913 की तरफ जाएगा। 10 बजे तक अगर काट दिया तो 10 मैक्सिमम 10:30 तक। अगर 790 काट दिया तो 720 तक जाएगा। बिल्कुल 70 पॉइंट का इधर टारगेट और इधर भी 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको क्लियरली मिल जाएगा। ना कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर जहाँ पे 913 काटेगा वहाँ पे 16,000 अगला टारगेट जरूर होगा। तो आज 16,000 के ऊपर ही थोड़ा सा गया है, जाके वापस रिट्रेस किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग कल का दूसरा सिनेरियो अगर देखें कि चलिए कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, कहीं निफ्टी इस तरफ 790 से 720 के बीच में कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, फिर 720 के नीचे एक लेवल आपका खुल जाता है। अगर 720 के नीचे एक 5 मिनट में ऐसे नेगेटिव कैंडल एक बना देता है तो उसके नीचे आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। क्लोजिंग के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि आजकल मार्केट स्पाइक बहुत मार रहा है दोनों तरफ, ऊपर नीचे वॉलीटिलिटी बहुत है। तो 5 मिनट का एक कैंडल का क्लोजिंग जरूर देखिएगा। अदरवाइज अगर ट्रेड नहीं मिले तो छोड़ दीजिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, छोड़ दीजिएगा, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो 720 अगर यहाँ पे गैप अप होके 790 और 720, सॉरी गैप डाउन होके 790 और 720 के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है और होने के बाद अगर 720 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, बट याद रखिएगा ये 10:30 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट है वो ये आ जाता है 15,675 और दूसरा टारगेट 15,625। एकदम सिंपल टारगेट है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस रेंज में कहीं पे 913 और 832 के बीच में कहीं पे ओपन होता है, 875 के आसपास कहीं ओपन होता है, तो फिर 913 के ऊपर एक कैंडल बनने का वेट कीजिए और उसको काटने का वेट कीजिए। वो ऊपर की तरफ जाएगा तो 16,000 ओनली टारगेट 16,000 बनता है। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होके ये यहाँ पर अगर एक क्लोजिंग इसके नीचे 832 के नीचे देता है तो फिर थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया ना, इधर गैप अप ओपन हुआ, ओपन होके इधर में नेगेटिव हो गया तो ये पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा ऐसे, और लंबा वॉलेटिलिटी आएगा इस पर। ठीक है, बहुत लंबे रेंज पे वॉलेटिलिटी आएगा। तो बेटर है कि ट्रेड नहीं करना। अगर कहीं 832 के बीच में इधर मतलब गैप अप होने के बाद कहीं 832 के नीचे आता है और थोड़ा देर सस्टेन करने लगता है तो बेटर है कि ट्रेड अवॉइड करें। फिर भी अगर रिस्क लेना ही है तो एक छोटे से क्वांटिटी में 832 के बाद भी अगर 11:30 12 तक 790 को काटता है तो 720 के लिए आप प्ले कर सकते हैं गैप अप ओपन होने के केस में। सिमिलरली अगर गैप डाउन होता है तो देखिए यही 4 लेवल है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि अगर गैप अप यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, देन इट बिकम्स रिस्की, क्योंकि यहाँ से ये सीधे ऐसे एक लगभग 100-125 पॉइंट का इधर गैप अप ओपन होगा, फिर मान लीजिए ये रिट्रेस करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं, बड़ा कैंडल बनता है इधर। ठीक है, सिंगल कैंडल ही देखिए यहाँ पे 40 पॉइंट का बना है।
तो फिर यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ स्पाइक मारेगा, फिर यहाँ बीच में कहीं पे सेलर आ जाएंगे, फिर ये नीचे गिरेगा, तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल का आपका ट्रेड रहा। तो चलिए देखते हैं, जो हम लोग का ट्रेडिशन के हिसाब से एक स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये स्टॉक, मैं एलटीटीएस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक आर एन डी में ज़्यादा रहता है ये कंपनी, फॉर वेरियस, आपका एआई में है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आर.एन.डी है इसका। इसका काफ़ी वाइड रेंज है और इसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, इसका काफ़ी अच्छा ऑर्डर का पोर्टफोलियो है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लिए ऑर्डर बुकिंग है इसका। ठीक है, तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 5955 का एक हाई लगा था 712 से। तो ये 2016 के आसपास लिस्टिंग हुई है इसकी, सितंबर 2016 के आसपास। वहाँ से अभी तक 6 साल के अराउंड हो रहा है। तो वहाँ 6 साल के अराउंड इतना गिरने के बाद भी ये आधा हो चुका है। इतना गिरने के बाद भी ये 242% का रिटर्न है, जो आपको किसी भी एफडी में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और ये बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। अभी इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है। तो अगर इसका आरओई देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटर्न ऑन इक्विटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ जाता है। देखिए 29, 24, 28, 30, 20, 23 बहुत स्मूथ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली आरओसी बहुत स्मूथ जा रहा है, कहीं पे कोई इशू नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, अगर इसका पीयर कंपैरिजन हम लोग करें तो देखिए पी रेशियो भी इसका रीजनेबल हो चुका है। आप ओएफएसएस से, सॉरी ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर से आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्टली ओएफएसएस जो है वो सेम ट्रेड में नहीं है। ये आपका बैंक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है और आपके एनबीएफसीज में ओएफएसएस को ज़्यादा पसंद किया जाता है। एलटीटीएस, बट ओएफएसएस भी एक सॉफ्टवेयर ही कंपनी है, इसलिए इसका पीयर कंपैरिजन में यहाँ आता है। बट एग्जैक्टली अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो इसका कंपैरिजन टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंट के साथ ही रहेगा। तो टाटा एलेक्सी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1/3 सस्ता है, और अगर परसिस्टेंट के हिसाब से देखेंगे तो हल्का सा सस्ता है। ठीक है, बट टाटा एलेक्सी एज ऑफ नाउ मार्केट कैप के हिसाब से इससे थोड़ा बड़ा हो गया है। एलटीटीएस अगर देखेंगे तो ये भी छोटी कंपनी अभी नहीं है, 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। ठीक है, तो एक लार्ज कैप की तरफ ट्रेंडिंग आप बोल सकते हैं, एक मिड कैप है ये। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे, इम्प्रेसिव प्रोमोटर होल्डिंग है 74% के आसपास। म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा अपना पोजीशन नहीं काटा है, और सिर्फ 1-1.25% के आसपास काटा है, जो थोड़ा बहुत इस तरह का रहेगा हर समय। एफआईआई जहाँ पे इतनी सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी लगभग 2% के आसपास माल यहाँ पे काटा है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे तो थोड़ा पब्लिक होल्डिंग इस बार देखिए इसमें कम है पब्लिक होल्डिंग। ये 13.76% में जो ग्रेड आउट एरिया है वो 7% के आसपास का है, वो बड़े पार्टीज का है। तो पब्लिक होल्डिंग है ग्रीन वाली, वो 6-6.25% के आसपास का है। तो सिर्फ इतना ही पब्लिक होल्डिंग है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 93% के आसपास का जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर इसका फाइनेंशियल्स देखें तो देखिए रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, एक कामिंग इफेक्ट देता है कि हाँ चलिए रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल। एबिटा अगर देखेंगे तो ये हर साल बढ़ रहा है। ईबीआईटी अगर देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। पीबीटी अगर देखेंगे तो इंक्रीमेंटल ट्रेंड है। नेट इनकम अगर देखेंगे वो बढ़ रहा है। ईपीएस देखिए कितने शानदार तरीके से बढ़ रहा है, और सबसे सुंदर सा चीज़ है इसमें स्पाइक्स नहीं है। ये सबसे अच्छा चीज़ है, इसमें स्पाइक्स नहीं है, स्मूथ बढ़ रहा है जो भी बढ़ रहा है इसका फाइनेंशियल्स। ठीक है, अब इसको कहाँ देखें, कहाँ ले कहाँ सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिकली हम लोग बात करते हैं। कंपनी अच्छी हो गई, फाइनेंशियली अच्छी है, सस्ती मिल रही है, तो हम लोग अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल इसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग देखें तो देखिए पहला चीज़ तो है कि ये ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा स्टेक आप ले सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर इसमें नहीं लगाना है। तो 10% में भी
10% मतलब मान लीजिए 100 रुपये आप लगाने वाले हैं, इसके लिए 100 रुपये रखा है आपने, तो यहाँ पर 30 रुपीज़ यहाँ पे खरीद लेना है और एक बार वेट कीजिए। अगर कहीं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है 2993 का, उसके नीचे ये क्लोजिंग दिया है आज, तो थोड़ा सा 30% तो यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इतना भी रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये 50% गिर चुका है, तो 30% बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए। उसके बाद एक बार वेट कीजिए, अगर मान लीजिए कि ये लेवल आता है, ठीक है, ये 2518 का ये लेवल आता है, तो वहाँ पर आपको 40% के आसपास लेना चाहिए। और किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये 2346 का लेवल भी आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर बाकी आप 20% ले लीजिए। और अगर नहीं आता है और घूम के वापस यहाँ रिट्रेस करता है, तो इसका मतलब ये यहाँ से रिवर्सल देने वाला है, ठीक है। तो जब भी 2993 के ऊपर क्लोज होगा, तो देखिए यहाँ पे 30% आपने ले लिया, यहाँ पे 40% ले लिया, 70% यहाँ हो गया आपका। वापस ये जब रिट्रेस कर रहा है और इधर नहीं आया, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ नहीं आया, तो वापस यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर वापस जाके 2993 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है 3000 के आसपास, वहाँ पर आप बाकी पैसा जो है 30% वहाँ पे खरीद लीजिए। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये वीकली चार्ट है, ये एक कैंडल एक वीक का है। तो अगर ये देखेंगे तो इस एरिया में ये कितने वीक से फंसा हुआ था, ये काफ़ी वीक से ऐसे ही फंसता रहा है इस एरिया में, ठीक है। और जब इसको ये काटा है तो एकदम बम्पर उछाल किया है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट यहाँ तक गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक क्लाउड है, यहाँ पे वापस ऐसे ही क्लाउड एक होने का संभावना है जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से एक्यूमुलेट कीजिए। एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे 10% आपने ले लिया इस जगह पे, यहाँ पे आपने 10% इधर ले लिया और बाकी हर एक 5% के फॉल पे 10-10% ऐड करते जाइए। फिर वापस जब इस पोजीशन को कटेगा तो जो बचा हुआ पैसा होगा, आपका जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है वहाँ से, वहाँ पे ये बाकी खरीद लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो अगर पसंद आपको आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।